Good morning, dear students. Today topic is the Gauss law. In previous video, you watched about what is the area vector and what is electric flux. Electric flux phi, electric flux denoted by phi, and phi A is the product of the electric field and area. Electric flux is the scalar quantity, so we can write delta phi is equal to vector E dot vector A, or A cos theta, where theta is the angle between area vector and electric field. If a charge closed a sphere, हम सपोज कर लेते हैं एक चार्ज है जो किसी स्फीयर के इनक्लोज्ड है, भीतर है। यहाँ अगर कोई चार्ज किसी स्फीयर के भीतर आपने इनक्लोज कर दिया है, तो इस कंडीशन में एक छोटे से इस पूरे स्फीयर से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉस होगा। तो हम करते क्या हैं कि एक छोटी सी एरिया सपोज कर लेते हैं ds, और इसका एरिया वेक्टर यह होगा जो आपको पता है, और यह इफ this charge is the positive then it's filled away from the charge. अगर यह चार्ज पॉजिटिव है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इस सरफेस के लिए वह भी अवे फ्रॉम चार्ज होगी, यही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। तो इस कंडीशन में छोटा सा फ्लक्स डी फाई, इस छोटी एरिया के लिए हमने छोटा फ्लक्स डी फाई सपोज कर लिया। डी फाई इज इक्वल टू ई इंटू वैक्टर ई डॉट डी वैक्टर यस, बिकॉज इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द स्केलर क्वांटिटी, सो वी कैन राइट डेल्टा वैक्टर ई डॉट डी एस। हमने छोटा सा फ्लक्स लिया छोटी सी एरिया के लिए, तो आपको मिलता है डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। यह फार्मूला आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। डॉट प्रोडक्ट है तो सिमिलरली इसी तरह हम इसको लिखे हैं, वेक्टर ई डॉट डी वेक्टर एस इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा, बट एंगल बिटवीन इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर इज सेम, सो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस इंटू कॉस 0, एंड कॉस 0 वैल्यू इज 1। जो कॉस 0 की वैल्यू होती है, वैल्यू ऑफ कॉस 0 इज इक्वल टू 1, यह आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ रखा होगा। इसलिए डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस इंटू 0। यह छोटी सी एरिया के लिए छोटा सा फ्लक्स आ गया। इसी तरह हम एक जगह और सपोज करता हूँ, इसी तरह जगह जगह अगर हम छोटी छोटी एरिया निकाल के और सबको इंटीग्रेट कर दें तो इस पूरे स्फीयर से कितना फ्लक्स बाहर हो रहा है पता हो जाएगा। तो मीन्स हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई। तो आपको क्या मिलेगा, फॉर्मूला मिलेगा फाई इज इक्वल टू
इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, बट वैल्यू ऑफ डी फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज्ड सरफेस, इंटीग्रेशन ऑफ इनक्लोज सरफेस, डी फाई की वैल्यू है E इंटू डी एस। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसलिए हमने E को क्या किया, बाहर किया, इनक्लोज्ड इंटीग्रल डी एस मीन्स डी एस डी एस डी एस डी एस सबको मैंने ऐड कर दिया। तो किसका डी एस आएगा, स्फेयर का आएगा, पूरे स्फेयर की एरिया आ जाएगी। तो एरिया ऑफ स्फेयर मिला आपको E इंटू एरिया ऑफ स्फेयर 4 पाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ स्फेयर, जहां आर रेडियस है स्फेयर का। इक्वेशन फर्स्ट, बट आपको पता है, आप जानते हो किसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इंटेंसिटी क्या होती है, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। आपको पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो पॉइंट चार्ज के रीजन से हो जाएगा आपका E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। इस वैल्यू को मैं इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करता हूं फर्स्ट में, इस वैल्यू को E की वैल्यू मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देता हूं। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ E इन इक्वेशन फर्स्ट, वी फाइंड फाई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर कैंसिल। वी फाइंड फाई E इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट विच इज द गाउस लॉ। यही आपका गाउस लॉ है कि फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मीन्स गाउस जी ने क्या बताया, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस, closed surface means 3D surface, through the closed surface 1/epsilon naught time of net charge in closed surface। मैंने आपको बताया कि जो यह नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा वह क्लोज्ड सरफेस का, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लोज्ड सरफेस का जो इसके भीतर चार्ज है उसका 1/epsilon नॉट टाइम होगा। मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो भी प्रोड्यूस होगा वह सरफेस से क्लोज्ड जो चार्ज होता है उसके रीजन से बनता है, उसके कारण बनता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनने का क्या रीजन है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होगा वह उस 3D सरफेस के भीतर होना चाहिए। 3D सरफेस के बाहर जो चार्ज होगा, 3D इसको नोट कर लीजिए, 3D सरफेस के बाहर यदि कोई चार्ज है, अगर चार्ज मैंने एक Q यहां पुट किया और एक यह सरफेस है तो इससे यहां कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं बनेगा जब भी, क्योंकि गॉस ने कहीं ऐसा नहीं कहा है कि आउटसाइड के चार्ज से इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। उन्होंने कहा है कि द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द इनक्लोज्ड सरफेस के भीतर जो चार्ज होता है उसका 1/epsilon नॉट टाइम होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो गॉस थ्योरम में बताया गया, मैं इसको इरेज कर दूं, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है गॉस थ्योरम के बेस पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई
is 1 upon epsilon naught time of net charge enclosed the surface। जो सरफेस है उससे भीतर जो चार्ज है उसका 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम होता है। अब जैसे मैंने क्वेश्चन में कहा कि यदि चार्ज जो बाहर है क्या वह भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स बना सकता है किसी सरफेस से? नहीं बना सकता, क्योंकि गॉस थ्योरम में कहीं ऐसा नहीं बताया गया कि आउटसाइड के चार्ज से इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब भी प्रोड्यूस होगा वह 3D सरफेस के भीतर होगा चार्ज, तो उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनता है। अगर यहाँ क्यों नहीं बनता? अगर चार्ज हमने आउटसाइड रख दिया तो क्यों इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं बनता? इफ यू कैन पुट अ चार्ज हियर, क्यों? तो क्यों इससे यहां पे फ्लक्स नहीं बनेगा? तो आपको मैंने बताया है कि जो इंटेंसिटी होती है प्लस के कारण अवे फ्रॉम चार्ज होती है, तो इससे जो इंटेंसिटी की डायरेक्शन आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वह यह होगी, यह इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी। और पीछे की वीडियो में हमने बताया है जो एरिया वेक्टर होता है वह 3D सरफेस के मींस क्लोज सरफेस के आउटसाइड होता है, तो इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कहाँ होगा? यह होगा। इस सरफेस के लिए, इस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर का डायरेक्शन यह है, इंटेंसिटी यह है, इसलिए थीटा की वैल्यू 180 हुई। तो जो यहाँ पे फ्लक्स बन रहा है φ1 वह कितना बन रहा है? φ1 इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए कॉस 180 डिग्री एंड वैल्यू ऑफ cos 180। cos 180 की जो वैल्यू होती है आप लिख सकते हो cos 90 प्लस 90 एंड cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा मीन्स साइन 90 -1, तो कितना आएगा? माइनस E इंटू ए। जो यहां पे बना फ्लक्स वह माइनस EA हुआ, इसी के सामने ठीक फ्रंट पे इधर आइएगा, इसका एरिया वेक्टर सरफेस के आउटसाइड, यह एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हो गई और इंटेंसिटी की भी डायरेक्शन सेम है, इसलिए φ2 के लिए जो थीटा की वैल्यू है वह कितनी हो गई? 0 हो गई। तो आप इस वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट करोगे तो φ2 इज इक्वल टू EA cos 0 डिग्री E इंटू ए, बिकॉज cos 0 वैल्यू इज 1, cos 0 की वैल्यू 1 है इसलिए इतना आया। तो इसका जो नेट फ्लक्स बना, यह जो नेट फ्लक्स इससे इसके फ्रंट का जो नेट फ्लक्स बना वह होगा φ इज इक्वल टू φ1 प्लस φ2 मीन्स माइनस EA φ1 की वैल्यू प्लस EA, तो यह हो गया 0। ऐसे ही कहीं और भी लेंगे तो वहां भी होगा, एरिया वेक्टर होगा और यह इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन होगी। किसी भी पॉइंट पे निकालेंगे सबका जो नेट फ्लक्स आ जाएगा सब ऐड करने के बाद 0 होगा, मीन्स इन क्लोज्ड सरफेस के भीतर, जब क्लोज सरफेस होगा उसके भीतर अगर चार्ज है तो फ्लक्स बनता है, बाहर है तो चार्ज नहीं बनता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने कहा कि एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है और यह चार्ज Q3 है, तो यहां जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा वह किस चार्ज के कारण बनेगा? Q1 प्लस Q2 के कारण या Q1, Q2 और Q3 तीनों के कारण? तो आपका आंसर होगा केवल Q1 और Q2 से इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा, Q3 से नहीं बनेगा, क्योंकि यह क्लोज्ड चार्ज है। चार्ज सरफेस के भीतर होना चाहिए, जो 3D सरफेस आपने लिया है उसके भीतर होना चाहिए। हाँ, एक चीज हो सकता है कि आपसे पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसके रीजन से होगी, किसके कारण होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इन तीनों चार्ज के कारण होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों चार्ज के कारण होगी, लेकिन जो फ्लक्स होगा वह केवल जो क्लोज्ड है उससे होगा। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और आपको याद रखनी होगी फ्लक्स के लिए, कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है फाई, वह इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि एरिया ज़्यादा है या कम है, सरफेस बड़ा है या छोटा है, इससे उसके फ्लक्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। किसी चार्ज से अगर इसी मान लो
आपने एक यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखा और इसके लिए जो आपने इलेक्ट्रिक रेडियस जिसका आर है, इसके लिए जो आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रूव किया है वह फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट हुआ। यदि इस सरफेस की एरिया को मैं इंक्रीज कर दूं, रेडियस को डबल कर दूं, तो क्या होगा? फ्लक्स पे कोई इफेक्ट होगा? नहीं होगा। देखिए कैसे मैं प्रूव करके दिखाता हूं। अगर शुरू में रेडियस ई था तो मैंने प्रूव किया आपको फाई इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। जब रेडियस आर था, फाई इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई कट गया तो 1 अपॉन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हुआ। अब आप रेडियस को इंक्रीज कर दो, डबल कर दो, ट्रिपल कर दो, 4 टाइम कर दो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मैं डबल पे चेक कर लेता हूं। अगर डबल कर दिया तो फाई 2 की वैल्यू कितनी होती है? 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर मीन्स 2r होल स्क्वायर इंटू 4 पाई 2r होल स्क्वायर। 2r स्क्वायर 4 पाई कट गया, फिर कितना आया? क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। मीन्स जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कभी इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि उसकी एरिया कैसी है। एरिया बड़ी हो, एरिया छोटी हो, फ्लक्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। फ्लक्स जो होता है वह डिपेंड करता है केवल चार्ज पे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि क्या अगर हम किसी सरफेस की एरिया को इंक्रीज कर दें, अगर फ्लक्स की किसी सरफेस की एरिया आपने इंक्रीज कर दिया तो क्या उसके फ्लक्स पे कोई इफेक्ट होने वाला है? तो आप कहेंगे नहीं, कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन ओनली वन चार्ज। और वह भी चार्ज कैसा होना चाहिए? इनक्लोज्ड होना चाहिए सरफेस के। जो 3D सरफेस है उसके भीतर का चार्ज होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से आपका गॉस थ्योरम पूरा क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट गॉस थ्योरम मैंने बताया कि द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम ऑफ द नेट चार्ज इनक्लोज्ड द सरफेस। जो गॉस थ्योरम था उसमें मैंने आपको बताया कि जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वह चार्ज का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम होता है, और फ्लक्स जो होता है वह डिपेंड नहीं करता एरिया पे, वह डिपेंड केवल चार्ज पे करता है। सेकेंड चीज मैंने बताया कि चार्ज हमेशा इनक्लोज्ड होना चाहिए, चार्ज सरफेस के भीतर होना चाहिए। ठीक, तो यह गॉस थ्योरम था। क्या गॉस थ्योरम से हम कूलॉम्स लॉ को प्रूव कर सकते हैं? क्या गॉस थ्योरम के बेस पे कूलॉम्स लॉ आ सकता है? चलिए अब एक नई टॉपिक देखते हैं हम लोग। क्या गॉस थ्योरम के बेस पे कूलॉम्स लॉ को प्रूव किया जा सकता है? कूलॉम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। कूलॉम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। गॉस लॉ से मैं कूलॉम्स लॉ को डेराइव करने चल रहा हूं। अभी कुछ टाइम पहले मैंने आपको गॉस थ्योरम बताया। व्हाट इज गॉस थ्योरम? फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम। बट यू नो दैट फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए विथ ए स्फेयर। एक स्फेयर के रूप में जब हम चल रहे हैं तब सपोज करता हूं जो चार्ज है आपका इस स्फेयर के भीतर था और उसी से मैंने इसको डेराइव किया था। अभी कुछ टाइम पहले वीडियो में आपको मैंने दिखाया। तो ई इंटू ए, फाई मीन्स ई ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बट यू नो दैट ई इंटू ए मीन्स 4 पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो ई इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर।
या तो इंटेंसिटी आपने निकाल लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, बट आपको कूलॉम्स लॉ क्या है कि दो चार्ज के बीच का अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स होगा, तो वह कितना फोर्स होगा, फोर्स इज इक्वल टू इंटेंसिटी इनटू टेस्ट चार्ज। और टेस्ट चार्ज की कहानी पीछे मैंने बताई है। टेस्ट चार्ज एक ऐसा चार्ज होता है जिसका खुद का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, एक तरह का पॉजिटिव चार्ज होता है। मीन्स अगर कोई चार्ज क्यू है जो आपने लिया है यह, और यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रख दें, तो यह वाला चार्ज इस पे तो फोर्स अप्लाई करेगा अवे फ्रॉम द चार्ज, लेकिन यह इस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेगा। मीन्स इस पे जो होगा रिपल्सिव फोर्स जो होगा वह F इज इक्वल टू ई इंटू क्यू नॉट होगा। आप ई की वैल्यू पुट कर दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एफ। तो कूलॉम्स लॉ भी यही था कि व्हेन टू चार्ज separate some distance r, then attraction or repulsion force is directly proportional to the product of charge and inversely proportional to the square of distance। लेकिन यह दोनों चार्ज कूलॉम्स लॉ तभी एप्लीकेबल था जब मैंने कहा दोनों चार्ज स्टेशनरी और पॉइंट चार्ज होनी चाहिए। मीन्स कूलॉम्स लॉ एप्लीकेबल कब है, जब दोनों चार्ज क्या होंगे, रुके होंगे, मोशन में नहीं होने चाहिए। यदि दोनों चार्ज मोशन में हैं तो कूलॉम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। हाँ, यह हो सकता है कि एक चार्ज स्टेशनरी और एक मोशन में हो तो कूलॉम्स लॉ एप्लीकेबल है। दोनों चार्ज स्टेशनरी और पॉइंट चार्ज होने चाहिए, इसलिए आप कह सकते हो यह कूलॉम्स लॉ को भी फॉलो करता है, गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम की कहानी जो थी वह पूरी आपको समझ में आ गई होगी, क्या होता है गॉस थ्योरम और गॉस थ्योरम से कैसे आपने कूलॉम्स लॉ को फॉलो किया। अब इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं। वह न्यूमेरिकल्स कैसे कैसे बन सकते हैं। एक न्यूमेरिकल बनता है, न्यूमेरिकल जो आपका होगा वह होगा कि यदि कोई क्यूब हो और क्यूब की साइड ए है, सपोज गिवन ए क्यूब विच ईच साइड इज स्मॉल ए एंड ए चार्ज पुट इन दिस प्लेस, माने मिड पॉइंट ऑफ द क्यूब, एक चार्ज क्यू इसके मिड पॉइंट में पुट किया गया, तो उसके किसी एक सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉस होता है। किसी भी एक सरफेस से चार्ज को इस क्यूब के बीच में आपने पुट कर दिया, कहीं भी कर सकते हैं, वैसे मैंने एक छोटा सा पार्ट लिया है इसका कि क्यूब को मैंने बीच में पुट कर दिया चार्ज को। तो जब इस चार्ज को बीच में हमने पुट किया तो इससे टोटल कितना फ्लक्स निकलेगा, यह तो आपको गॉस थ्योरम बताएगा कि किसी चार्ज से टोटल फ्लक्स सभी सरफेस से, 6 सरफेस से जो फ्लक्स क्रॉस होगा वह क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। अब कहता है कि एक सरफेस से कितना चार्ज क्रॉस हो रहा है, कितना फ्लक्स है, एक सरफेस से कितना फ्लक्स निकलता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसमें कितने सरफेस हैं, 6 सरफेस है, और 6 सरफेस है तो इससे कितने चार्ज बाहर आएंगे, तो लिखेंगे फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट टोटल था, और कितने सरफेस इसको क्लोज करके रखे हैं, 6, इसलिए हमने 6 से डिवाइड कर दिया। इतना चार्ज नहीं समझ में आया तो फिर से देख लीजिएगा। जैसे इस क्यू से पूरे क्यूब से कितना चार्ज क्रॉस कर जाएगा, तो यह गॉस थ्योरम ने बताया है कि क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लिखेंगे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स क्रॉस फ्रॉम 6 सर्फेसेस, 6 सर्फेसेस क्रॉस फ्रॉम क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स। सो 1 सरफेस से कितना होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 6। अब इसमें और भी क्वेश्चन और कंडीशन बता सकता है कि यदि यह चार्ज हमने पुट कर दिया हो कहीं किसी एक सरफेस पे ही, चार्ज को मैंने बीच में न रख के इस चार्ज को यदि किसी सरफेस पे आपने रख दिया हो, यहाँ सपोज करो चार्ज यहाँ आ गया, अगर चार्ज यहाँ है तब कितना फ्लक्स होगा, तो आपको कूलॉम्स लॉ गॉस लॉ की एक टॉपिक याद होनी चाहिए कि गॉस थ्योरम इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि सरफेस कैसा है, सरफेस की एरिया कैसी है, सरफेस छोटा है या बड़ा, तो वह केवल डिपेंड करता है चार्ज पे।
तो आप क्या करो कि इसके क्यूब को एक यहां क्यूब लगा दो, दूसरा क्यूब आपने यहां लगा दिया। अब इससे क्लोज्ड सरफेस निकलेगा कितना, यह आपको मालूम है। अब इसके बीच में पड़ता है यह, तो इस पूरे क्यूब से कितना फ्लक्स क्रॉस करता है, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यह कहां पे पड़ा हुआ है चार्ज, मिड पॉइंट पे, तो इसलिए बाई 2। हो सकता है क्वेश्चन ऐसा बन जाए, इफ ए चार्ज पुट एट द वन सरफेस ऑफ द सिलेंडर। अगर क्वेश्चन ऐसा बना कि एक सिलेंडर पे मैंने चार्ज को पुट कर दिया है यहां पे, अब फ्लक्स कितना क्रॉस हो रहा है, इस कंडीशन में फिर आप क्या करो कि इसको क्लोज करो, एक नया सिलेंडर इसके ऊपर आप बना दो। क्यों? क्योंकि गॉस थ्योरम बताता है कि वह इसके शेप पे, इसकी एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा फ्लक्स। तो मैंने इस चार्ज को अब क्लोज कर दिया। अब इस कंडीशन में इस चार्ज से कितना फ्लक्स क्रॉस होता है, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यह चार्ज कहां पड़ा है, इससे कितना निकलेगा, बाई 2, बीच में है। ओके, तो इससे रिलेटेड और भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, आप ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपसे कुछ अदर क्वेश्चन कहा जाता है कि एनसीईआरटी क्वेश्चन है, उसको देखिए का डाटा है जैसे दिया हुआ था उसी एनसीईआरटी न्यूमेरिकल से, कि एक क्यूब से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉस होगा जिसका ईच साइड ए दिया हुआ है, और इस एक्सिस से एक्स एक्सिस के थ्रू हमने पुट किया है, इसको एक्स एक्सिस के थ्रू पुट किया, जिसका एक डाटा दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ए एक्स इज इक्वल टू अल्फा एक्स पावर 1/2 एंड ई वाई एंड ई जेड मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक्स एक्सिस एंड जेड एक्सिस पे 0 है। माने इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, एक्स एक्सिस के थ्रू ऐसे है, यह आपकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है यहाँ का, ठीक। इसके थ्रू आपने इस क्यूब को रखा हुआ है जिसमें अल्फा का डाटा यह है और ए यह है। तो इससे टोटल कितना फ्लक्स क्रॉस करेगा, पहला तो इसके लेफ्ट सरफेस से, जो लेफ्ट साइड है इसका, जैसे यहां सपोज करो एक क्यूब है और इस क्यूब में ध्यान से देखना इसको, यह क्यूब है, इस क्यूब का यह जो साइड है इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इस सरफेस का एरिया वेक्टर आपका इस डायरेक्शन में होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगा। तो जो लेफ्ट साइड का फ्लक्स है, फ्लक्स ऑफ लेफ्ट साइड सरफेस इज इक्वल टू फार्मूला होता है वेक्टर ई डॉट डी एस और यस वेक्टर यस। सो वी कैन राइट ई एस कॉस थीटा। अब वैल्यू पुट करिएगा आप, ई की वैल्यू का डाटा आपको पता है एक्स एक्सिस के थ्रू, अल्फा एक्स, यक्स मीन्स एक्स एक्सिस पे इस सरफेस की डिस्टेंस कितनी है लेफ्ट सरफेस की, ए, तो लिख सकते हैं ए पावर ई एक्स, माने ई की वैल्यू आप पुट कर रहे हो तो अल्फा एक्स पावर 1/2 इंटू एरिया, सरफेस एरिया मीन्स साइड का स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा मीन्स इंटेंसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है 180, और मैंने अभी वैल्यू निकाल के 180 की दिखाई थी -1, माने cos 90 प्लस 90 सेकेंड क्वाड्रेंट में जाता है तो माइनस साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो -1। तो अल्फा इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, यहाँ से एक्स एक्सिस की डिस्टेंस मीन्स एक्स एक्सिस की डिस्टेंस ए, जिस सरफेस पे आप इंटेंसिटी का फ्लक्स फाइंड कर रहे हो, 1/2 ए पावर 2 आई, इसकी वैल्यू हुई -1। आप इसको सॉल्व करते हो तो अल्फा ए पावर माइनस अल्फा ए पावर 2 2 जा 4 15/2, यह आ गया लेफ्ट साइड से कितना फ्लक्स निकल रहा है पता लगा। फिर इसी का यह जो है यहाँ पे राइट साइड से भी एरिया वेक्टर यह होगा, यह एरिया वेक्टर है और इंटेंसिटी की भी डायरेक्शन वही है, तो राइट साइड में जो फ्लक्स है वह होगा सिमिलरली ई एस cos 0 की वैल्यू होती है 1, ई एस की वैल्यू आप पुट कर दो, आप पुट करते हो जब वैल्यू ई एस की तो मिलता है राइट साइड का जो फ्लक्स आता है फाई आर, ई की वैल्यू, ई का डाटा है अल्फा, यक्स की वैल्यू कितनी आएगी, माने यक्स एक्सिस पे राइट साइड वाली सरफेस कितनी डिस्टेंस पे, ए प्लस ए 2a होल पावर 1/2 इंटू एरिया ए स्क्वायर
ए स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं आप तो आता है अल्फा अंडर रूट 2 ए पावर 5/2। अब यह क्यू आर की वैल्यू आ गई। अब यहां पे आइए, यह जो सरफेस क्यूब था इसका एरिया वेक्टर और इस सरफेस का क्या होगा, यह होगा मान 90 डिग्री का एंगल बनाएगा और cos 90 की वैल्यू 0। एक यहाँ एरिया वेक्टर होगा 90 डिग्री होगा, यह भी वैल्यू 0। यह एरिया वेक्टर होगा जो इंटेंसिटी के परपेंडिकुलर होगा, एक यह होगा, यह भी इंटेंसिटी के परपेंडिकुलर होगा, इसलिए 0 होगा। इसलिए हमारा जो टोटल फ्लक्स हुआ फाई, वह हुआ फाई लेफ्ट साइड प्लस फाई राइट साइड। फाई लेफ्ट साइड की वैल्यू कितनी है, फाई लेफ्ट साइड आपको मिला है माइनस अल्फा ए पावर 5/2 प्लस √2 अल्फा ए पावर 5/2। इन दोनों में कॉमन क्या है प्रोसेस में, आपने देखा कॉमन है अल्फा ए पावर 5/2, बचा √2 -1। अब सबकी वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दो, टोटल फ्लक्स आ जाएगा फाई इज इक्वल टू अल्फा की वैल्यू 800 इंटू ए की वैल्यू दिया है डाटा उसका भी 0.1 का होल पावर 5/2 √2 -1। कैलकुलेशन यदि आपको लॉन्ग लगता है कैलकुलेशन कर लेना, या यहीं पे आप कर सकते हो, यही आपका आंसर होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब अगले वीडियो में जो हमारा होगा टॉपिक वह होगा कि एप्लीकेशन क्या है गॉस थ्योरम से, मीन्स एक वायर है इन्फिनेटिव लेंथ का तो उससे कितना फ्लक्स क्रॉस होगा, या एक स्फीयर है तो उससे कितना फ्लक्स क्रॉस होगा, यह अगले वीडियो में है। तब तक के लिए